तो नमस्कार, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं वो स्टॉक आपने देख लिया होगा, महाराष्ट्र सीमलेस। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। सो लेट्स बिगिन। अगर हम कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी का कारोबार पाइपलाइन सेक्टर में है, स्टील बोल सकते हैं उसे मेनली, बट अगर हम कोर में जाए तो पाइपलाइन सेक्टर आ जाता है। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 9,000 करोड़ है, जो कि इसे एक मिड कैप बनाता है। और मैं अगर कंपनी का ओवरव्यू देना चाहूँ आपको तो ये जिंदल ग्रुप के अंडर आता है और इसके पास काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंटल हैं, अदानी, बेल, ग्रासिम, जुबलिएंट, ओएनजीसी और भी कई नामी ग्रामी इनके पास नाम है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी शुरू हुई थी मई 10, 1988 को। और इनके पास जो प्लांट है थर्ड ऑफ इट्स काइंड है, और ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला है। और जो प्लांट कमीशन हुआ था वो 1992 फरवरी में कमीशन हुआ था, और कंपनी का सबसे पहला आईपीओ 1992 में हुआ था, और जहाँ पे इन्होंने 43.2 करोड़ रेस करे थे, जो कि एक सक्सेसफुल आईपीओ था। और कंपनी का कारोबार पाइप सेक्टर के साथ साथ पावर जनरेशन और रिग ऑपरेशंस में भी है। अगर आपको रिग ऑपरेशंस नहीं पता तो मैं बता दूं, जैसे पेट्रोल ढूंढने के लिए या कोई भी नेचुरल गैस ढूंढने के लिए हम खुदाई करते हैं, तो वो पूरे उस चीज़ को, पूरे प्रोसेस को रिग ऑपरेशंस बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो इनके चेयरपर्सन है टीपी जिंदल, एमडी हैं साकेत जिंदल, प्रेसिडेंट है मनीष कुमार। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोकेशंस की बात करें तो कंपनी ने अपना पहला प्रोजेक्ट सेटअप करा था 1991 को नागो थाने में, जो मुंबई से 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे इनने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी थी सीमलेस पाइप्स और ट्यूब्स की। और ड्यूरिंग 2000 इन्होंने एक और प्लांट सेटअप करा था रायगढ़ में, जो ईआरडब्ल्यू पाइप्स मैन्युफैक्चर करे। अब मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ ईआरडब्ल्यू पाइप्स और सीमलेस पाइप्स में। आप पाइप्स देखते हैं, ऐसा कुछ दिखता है, एक सेकेंड। पाइप्स को जोड़ने के लिए एक वेल्डिंग सी लगती है, आप ऐसे देखेंगे कि एक वेल्डिंग सी वो तब जुड़ती है वो पाइप्स। तो वो जो पाइप्स वेल्डिंग से जुड़ती हैं उन्हें ईआरडब्ल्यू पाइप्स बोलते हैं, और जो पाइप्स में वेल्डिंग का कोई निशान नहीं होता उन्हें सीमलेस पाइप्स बोलते हैं। सीमलेस पाइप्स मेनली नेचुरल गैस और पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आप बोल सकते हो उन्हें। और जबकि ईआरडब्ल्यू पाइप्स, उसे ईआरडब्ल्यू पाइप्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट बिल्डिंग पाइप्स। तो ईआरडब्ल्यू पाइप्स मेनली कंस्ट्रक्शन साइट्स और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पर हाई फ्लो ऑफ वाटर रहता है। 2007 से 8 के बीच कंपनी ने एक सीमलेस प्लांट खरीदा था, जो कि रोमेनिया में है। वो उन्होंने वहाँ से डिसमेंटल करके इंडिया में आके उसे वापस असेंबल करा था, और वो प्लांट मानगांव में है, जो मैं बोल रहा था थर्ड ऑफ इट्स काइंड। तो वो थर्ड ऑफ इट्स काइंड यही प्लांट है। और कंपनी का, जैसे मैंने आपको बताया था, पावर सेक्टर में भी कामकाज है, तो सोलर, विंड और पावर प्लांट्स के भी इनके काफ़ी ज़्यादा सेटअप्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्टरल एनालिसिस। अगर हम सेक्टर एनालिसिस करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल कंज्यूमर है एनर्जी, ऑयल एंड एलपीजी की, और फोर्थ लार्जेस्ट एलपीजी इंपोर्टर है। माफ़ कीजिएगा, ये एलएनजी लिखा है यहाँ पे, बट एलपीजी है। फोर्थ लार्जेस्ट एलपीजी इंपोर्टर है। और चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ द स्टील पाइप्स है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इम्पोर्टर वाली, कि एमएसएल को अभी और ग्रोथ देखनी है। ये जो हमारे इम्पोर्टर लिखा हुआ है, एमएसएल को ये इम्पोर्टर से हटा के एक्सपोर्टर डालना है, तो इसका मतलब है मार्केट बहुत बड़ी है। एमएसएल के पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स हैं। और करेंटली अगर हम सीमलेस पाइप्स की वैल्यूएशन देखें तो 242 बिलियन के आसपास है, और ऐसा एक्सपेक्टेड है बाई 2029 की वो वैल्यूएशन 310 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और अगर हम प्लेयर्स की बात करें, प्लेयर्स बोल लीजिए या पीयर्स बोल लीजिए, तो पहले आएगा अपोलो ट्यूब, दूसरा आता है रत्नामणि मेटल्स, तीसरा आता है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल्स। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो इंडस्ट्री पी 15 से 18 के बीच में है, और अभी करेंट
पीई चल रहा है 14 से 16 के बीच में, और अभी एमएसएल का पीई चल रहा है 12 के आसपास चल रहा है। तो मतलब अभी ये अंडर वैल्यू है। तो अंडर वैल्यू है तो मतलब 12 है, उसको माफ कीजिए, अंडर वैल्यू है 12 है, तो अभी उसको 15-18 पहुंचना है। तो अभी ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स हैं एमएसएल के पास। और डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ऑन एवरेज 14.25 का डिविडेंड देती है। बट एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डिविडेंड अभी का है। अभी का मेरा मतलब है कोविड से पहले का और कोविड के बाद का, दोनों को कंबाइन करके 14.5 है। और बट अगर हम कोविड डिक्लाइन से पहले देखें तो इनका एवरेज डिविडेंड 29 आ रहा था। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ईपीएस की बात करें, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आप ये कोविड ईयर देख सकते हैं, नेगेटिव में है ईपीएस। कोविड ईयर से पहले का आप ईपीएस चेक करिए और कोविड ईयर के बाद का ईपीएस आप चेक करिए। आप देखेंगे एक इनॉर्मस ग्रोथ आई है कंपनी की आफ्टर कोविड। और ये ग्रोथ एक तरीके से है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड कम हो गया है। तो कम होने का कारण है कंपनी ने रिजर्व्स रखे होंगे अपने पास, तभी ईपीएस भी बढ़ रहा है, या अपने केपेक्स के लिए वो तैयारी कर रहे होंगे। तो क्योंकि ये मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैंने इनके प्रॉफिट्स देखे हैं, इनके नेट प्रॉफिट्स बहुत बढ़ रहे हैं, बट इनका डिविडेंड नहीं दे रहे। तो मतलब ये कंपनी अपने पास कैश रख रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एज ए रिजर्व्स रख रही है, या तो केपेक्स के लिए रख रही है या फर्दर प्रोडक्शन के लिए रख रही है। अब अगर हम डेट की बात करें, कंपनी के पास डेट कितना है। अगर हम एसेट्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 2800 के आसपास है, और वहीं करंट एसेट्स 3600 के आसपास है। और वहीं लाइबिलिटी आप देख सकते हैं 421, और यहाँ करंट लाइबिलिटी 429। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ये 1000 और ये यहाँ 100 है। ओवरऑल ये वैल्यू इन करोड़ है। बट अब वैसे डेट रेशियो देखेंगे तो क्लोज टू 0 आएगा, जो कि उतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। अब नेट प्रॉफिट, ये मैंने पिछले 4 साल का नेट प्रॉफिट दिखाया है आपको यहाँ पे। आप हर एक ईयर का यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ये एक हो गया, ये एक ईयर हो गया, यहाँ पर एक ईयर होगा, ये एक ईयर हो गया, और ये मैंने करेंट एनुअल रिपोर्ट से निकाले हैं ये दो। और ये तो पिछले 4 साल का हो गया, बट पिछले 12 साल का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पिछले 11 साल की भी रिपोर्ट है यहाँ पर। आप ये देख सकते हैं 153, 97। एक चीज़ आप देखिए कि ये 2020 कोविड, और ये कोविड के बाद देख सकते हैं कितनी इनॉर्मस ग्रोथ आई है, और ग्रोथ चल रही है, अब भी रुकी नहीं है, ग्रोथ चल रही है। अब हम आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे मजबूर करा था कि ये कंपनी आनी चाहिए वीडियो में, क्योंकि आप इसके प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 68.1% है, इतने प्रॉफिट्स होने के बावजूद। तो मतलब कंपनी को भरोसा है कि वो और प्रॉफिट्स ला सकती हैं, और फ्यूचर उन्हें बहुत ब्राइट दिख रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये भी 9.1% है, और DIIs भी 3.8। और एक और अच्छी बात है, रिटेल भी 19% है, जो कि कम है और काफ़ी अच्छा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे कंपनी को। तो जैसा मैंने बताया, प्रमोटर्स के साथ साथ FIIs और DIIs भी इस कंपनी के अंदर हैं, जो कि एक सिक्योरिटी नेट देते हैं इन्वेस्टर्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पेयर्स की बात करते हैं, और ये पेयर्स अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप लगाए हैं। सबसे पहले अपोलो ट्यूब, दूसरा रत्नामणि, तीसरा MSL जो कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, चौथा वीनस पाइप्स, एंड पांचवा जेटेल इंडस्ट्रीज। अब एक कंपैरिजन टेबल है, इस कंपैरिजन टेबल में हम बताएंगे कि आपको MSL क्यों लेना है। अगर आप यहाँ CMP होता है करेंट मार्केट प्राइस की, इनकी अभी करेंट मार्केट में क्या प्राइजेस चल रही हैं। तो जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये उस दिन के प्राइजेस हैं, तो प्राइसेस ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुए होंगे। अगर आप अकॉर्डिंग टू CMP देखें तो बहुत लोग JTL इंडस्ट्रीज सोचेंगे, हम JTL ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। बट एक बार आप JTL का इक्विटी साइज देखो और MSL का एक बार कंपेयर करो।
इसका मतलब है MSL का जितना प्रॉफिट है JTL इंडस्ट्रीज को 3 गुना उतना प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब जाके शेयर होल्डर्स में बराबरी आएगी। और आप JTL इंडस्ट्रीज का EPS देख सकते हो और MSL का EPS देख सकते हो। EPS होता है अर्निंग पर शेयर, आपको एक शेयर में कितने रुपए उल्टे मिल रहे हैं। तो यहाँ 3 रुपए देख सकते हो और वहीं आप यहाँ 56 रुपए देख सकते हो। तो यहाँ ऐसे JTL इंडस्ट्रीज कैंसिल कर देते हैं। अब हम आगे और बात करें, आप अपोलो ट्यूब की बात कर सकते हैं। अपोलो ट्यूब का भी इक्विटी साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, EPS डिसेंट है, बट कंपेयर करें MSL से तो MSL के मुताबिक नहीं है, तो अपोलो ट्यूब भी यहाँ से कैंसिल। अब हम वीनस पाइप्स में अटक सकते हैं कि यार वीनस पाइप्स का इक्विटी साइज काफ़ी सही है, PE रेशियो भी काफ़ी सही है, EPS भी ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें थोड़ा डाउट आता है, इसलिए वीनस पाइप से वहाँ से हम कैंसिल करते हैं। और रत्नामणि के अगर हम देखें CMP, तो CMP थोड़ा सा महंगा है, तो इसलिए हमने MSL को चुना है। अब हम लास्ट कॉन कॉल में चलते हैं। तो कॉन कॉल में कंपनी ने बोला है एबिटा उनका इंक्रीज हुआ है 21% से 280 करोड़, पैट डिक्लाइन हुआ है 224 करोड़ से 190 करोड़, EPS भी डिक्लाइन हुआ है 16 रुपए से 14 रुपए आ गया है इनका EPS। और कंपनी ने EPS और पैट डिक्लाइन होने का एक रीज़न दिया है कि लोअर रिटर्न फ्रॉम ट्रेजरी। तो हम ये चीज़ें कंपनी के हाथ में नहीं होती, ये एज अ मार्केट डायनेमिक काम करती हैं कि मार्केट में कितना % इंटरेस्ट आया है। तो हमने देखा कि कंपनी तो प्रॉफिट कमा ही रही है, एट द एंड कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे ही, आज या कल वो अलग बात है। अब वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको 2 फैक्ट्स बताना चाहूँगा कंपनी के बारे में। सिंस कंपनी के पास ONGC एज अ क्लाइंटल है, और ONGC की 2 सब्सिडरी कंपनी मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इन दोनों ने एक्सपेंशन प्लान तैयार करा है बाय 2030, जहाँ पे ये 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि MSL को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है इससे। और आखिरी फैक्ट कि इंडिया में ऑयल की डिमांड ऐसा प्रोजेक्टेड करा है कि 30% से बढ़ने वाली है बाय 2030, और ग्लोबली ऑयल की डिमांड 7% तक बढ़ने वाली है। इससे हमें पता लग रहा है ऑयल की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी का आपने कारोबार देखा, एक्सट्रैक्शंस ऑफ ये नेचुरल गैसेस, नेचुरल रिसोर्सेस, और इनका काम रेग ऑपरेशंस में भी है। तो एट द एंड कंपनी को कहीं ना कहीं असर दिखेगा। तो बस यही था पूरे वीडियो में। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। एंड थैंक यू।